जिंदगी को आसान बनाने के लिए जिंदगी को आसान बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1781 का अमेंडिंग एक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? 1781 का अमेंडिंग एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 1781 का अमेंडिंग एक्ट है, इसके अंतर्गत हम कुल 7 पॉइंट्स पढ़ेंगे और 7 पॉइंट्स यहीं पे याद हो जाने चाहिए। क्लियर है? 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट है, इसको 1781 का संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है और इसी को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट है, इसको 4 तरीके से जाना जाता है। पहला 1781 का अमेंडिंग एक्ट, सेकेंड 1781 का संशोधन अधिनियम, थर्ड एक्ट ऑफ सेटलमेंट और चौथा बंदोबस्त अधिनियम। ठीक है, अब इसके हम 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट है कि इस एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। क्या था कि इस एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट बताते हैं। सेकंड पॉइंट में ये है कि इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा जो मेरा गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, क्या होते थे? गवर्नर जनरल। तो इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय था वो अपना अलग काम करेगा और ये जो गवर्नर जनरल थे ये अपना काम अलग करेंगे। क्लियर पॉइंट। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, जिससे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कि इस एक्ट के द्वारा राजस्व संबंधी, कितने संबंधी? राजस्व संबंधी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। और पॉइंट समझिए कि इस एक्ट के द्वारा कोलकाता या कलकत्ता, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिया गया। ठीक है, क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इस एक्ट के द्वारा हिंदुओं के मामलों के लिए हिंदू कानून, ठीक है, हिंदुओं के मामलों में हिंदू कानून और मुसलमानों के मामलों में, ठीक है, और मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून के पालन का प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय न्यायालय को, कौन सी न्यायालय? प्रांतीय न्यायालय को इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ अपील, अगर हमें प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ अपील करनी होती थी, इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास की जाती थी। कहाँ की जाती थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एंड लास्ट पॉइंट है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और स्थानीय परिषद, ठीक है, प्रांतीय न्यायालय और स्थानीय परिषद के खिलाफ, क्या कह सकते हैं, के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किसको अधिकार दिया गया? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। किसके कानून के लिए? प्रांतीय न्यायालय और स्थानीय परिषद के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से मेरे 7 पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक बार और मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। पहला पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अमल को दूर किया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, जिससे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ। इस एक्ट के द्वारा जो भी हमारे राजस्व संबंधी मामले होते थे, इस एक्ट के द्वारा राजस्व संबंधी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा हिंदुओं के मामलों में हिंदू कानून और मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून के पालन का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास की जाती थी। एंड लास्ट पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और स्थानीय परिषद के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। क्लियर?